सभी लोगों को नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स में, जहाँ पर हम आज चैप्टर 7 नेशनलिज्म को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि आखिरकार नेशनलिज्म क्या है, एक नेशन क्या होता है और कैसे जो नेशनलिज्म है वो पॉलिटिकल थ्योरी में एज अ पॉलिटिकल स्टूडेंट, एज अ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होने के नाते हमें इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझना आखिरकार ज़रूरी क्यों है। ठीक है, उस चीज़ को हम समझेंगे। और इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें तो मैं बताना चाहूँगी कि जो इससे पिछला चैप्टर है, चैप्टर 6 सिटीज़नशिप का, वो ऑलरेडी हम लोगों ने कवर किया हुआ है। तो यदि आप उसको देखना चाहते हैं, उसकी वीडियो इस चैनल में अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर ऑलरेडी अपलोडेड है। तो बिना देर करे चलिए शुरू करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिरकार आखिरकार नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद आखिरकार है क्या। तो ये जो चैप्टर है नेशनलिज्म और नेशन का आइडिया है, तो अगर हम ऐसे ही बस जस्ट कुछ सेकंड के लिए अगर सोचने की कोशिश करें, आप भी सोचो मैं भी सोचूं, कि आखिरकार नेशनलिज्म क्या है। जब हम नेशनलिज्म के बारे में सोचते हैं तो कौन कौन से अलग अलग आइडियाज़ हमारे दिमाग में आने लगते हैं। हो सकता है आप में से कोई बोले कि जब मैं नेशनलिज्म के बारे में सोचता हूँ या सोचती हूँ तो मेरे दिमाग में आता है जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, मेरे दिमाग में सुभाष चंद्र बोस की इमेज आ जाती है, मेरे दिमाग में भगत सिंह की एक तरीके से इमेज आ जाती है। ठीक है। और किसी के इमेज में, किसी के दिमाग में गांधी जी आ जाते हैं। ठीक है, तो वो उस तरीके से अपने अपने आप को जब वो सोचते हैं कि उनके लिए नेशनलिज्म क्या है, तो फ्रीडम फाइटर्स के बारे में कुछ लोग सोचने लगते हैं। तो ये एक पर्सपेक्टिव है। दूसरा क्या है, कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा क्रिकेट देखते हैं तो वो क्रिकेट के साथ उसको जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं? वो कहते हैं कि जब हम नेशनलिज्म के बारे में बात करेंगे तो वो बोलते हैं इंडिया जब पाकिस्तान के सामने खेलता है तो मेरा नेशनलिज्म हाईएस्ट पीक पर होता है। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा अपनी टीम के लिए चेयर करता हूँ। तो वो उस तरीके से अपने आप को नेशनलिज्म के साथ जोड़ते हैं। कुछ और लोग आएंगे, आप में से ही कुछ लोग बोलेंगे कि जब हम नेशनलिज्म के बारे में बात करते हैं तो मैं इंडियन आर्मी के बारे में सोचता हूँ कि क्या है आखिरकार, वो इतना ज़्यादा भारत से प्रेम क्यों करते हैं कि अपनी अपनी लाइफ को भी सेक्रीफाइस कर देते हैं। लाइफ से बड़ा तो कुछ नहीं होता, बट लाइफ को भी सेक्रीफाइस कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका राष्ट्रवाद बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। तो कुछ लोग उनके नेशनलिज्म को देख करके मोटिवेट होते हैं। फिर कुछ लोग इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि जब भी हम नेशनलिज्म के बारे में बात करते हैं तो मेरे दिमाग में आती है यूनिटी, एकता, कि कैसे इतने अलग अलग लोग एक साथ आकर के अपने आप को राष्ट्र की भावना से सोचते हैं कि हम सभी एक है, हम सभी यूनाइटेड है, हम सभी वननेस की जो फीलिंग आती है वो कैसे आ जाती है। फिर कुछ 26 जनवरी के बारे में सोचेंगे कि कैसे देखो 26 जनवरी हम सब लोग एक साथ मिल करके मनाते हैं। कोई अपने आप को तिरंगे के साथ जोड़ करके देखेगा, कोई अपने आप को 15 अगस्त के साथ जोड़ करके देखेगा। और हो सकता है कि हम में से कुछ लोग ये भी बात करने लगे कि जब हम नेशनलिज्म के बारे में बात करते हैं तो मैं ये सोचता हूँ कि मेरा राष्ट्र बहुत तरक्की करे। ठीक है। और कुछ लोग एग्जाम्पल ये भी दे सकते हैं कि जब इंडिया पहला कंट्री बना था साउथ पोल पर लैंड करने वाला, मून के साउथ पोल पर जब हमने पहली बार लैंड करा, तो मेरे लिए वो जो फीलिंग थी नेशनलिज्म की वो बहुत अद्भुत फीलिंग थी। वो था मेरे लिए नेशनलिज्म कि मैं देख पा रहा था कि कैसे मेरी पूरी कंट्री खुश है क्योंकि इंडिया हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। तो इतने अलग अलग एग्जाम्पल्स हमने पढ़े। अब इनको ज़रा निचोड़ करके देखें, कंक्लूजन अगर हम करें तो ये हम ज़रूर समझ पाएंगे इससे कि जो नेशनलिज्म है वो एक भावना है। नेशनलिज्म क्या है? एक फीलिंग है, कनेक्टेडनेस की फीलिंग है अपने नेशन के प्रति। और नेशनलिज्म को हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से देख सकता है, अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकता है। इसका मतलब ये है कि नेशनलिज्म एक ऐसा कोई सिंपलिस्टिक डेफिनेशन वाला शब्द नहीं है। जैसे हमने सिटीजनशिप को डिफाइन कर दिया था पिछले चैप्टर में कि सिटीजनशिप का मतलब होता है फुल एंड इक्वल मेंबरशिप ऑफ अ नेशन। लेकिन नेशनलिज्म बहुत वाइड टर्म है और इसको कुछ शब्दों के द्वारा डिफाइन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि नेशनलिज्म इज़ ऑल अबाउट फीलिंग्स और जो हमारी बिलीव्स है उसके साथ जुड़ा हुआ है नेशनलिज्म। ठीक है, ये बेसिक भूमिका थी जिससे हमने थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ली कि हम क्या पढ़ने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में और नेशनलिज्म को कैसे हम अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, कितना ब्रॉड मीनिंग है नेशनलिज्म का। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ बिंदु हैं जो इस पर्टिकुलर बुक में दिए गए हैं कि हम इस तरीके से नेशनलिज्म को पढ़ेंगे। तो वो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट करे हैं कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो एक बार देखते हैं कि हम क्या पढ़ेंगे। हमारा कंसर्न इस पर्टिकुलर चैप्टर में होगा कि नेशनलिज्म का आइडिया क्या है, उसको समझना, उसको डिस्कस करना। नेशन का आइडिया क्या है, राष्ट्र क्या होता है, कैसे बनता है राष्ट्र, क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं किसी भी एक कंट्री के,
उसको हम समझेंगे। फिर हम ये नहीं समझने वाले हैं इस चैप्टर में नेशनलिज्म के बारे में कि नेशनलिज्म कैसे अराइज़ हुआ, क्यों अराइज़ हुआ, क्या क्या फंक्शन वो नेशनलिज्म करता है, वो नहीं समझेंगे। तो क्या समझेंगे फिर? अगर ये नहीं समझेंगे तो क्या समझेंगे? हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में ये समझने वाले हैं कि नेशनलिज्म आखिरकार क्या है, उसको और ज़्यादा अंदर से समझने की कोशिश करेंगे, डीपर थिंक करेंगे कि नेशनलिज्म क्या है, क्या क्लेम करता है नेशनलिज्म, नेशनलिज्म के एस्पिरेशन क्या है, क्यों अलग अलग कंट्रीज़ अपने अपने राष्ट्र को ऊंचा उठाने के लिए क्या क्या करती है। ठीक है, लोग अपने आप को सेक्रीफाइस क्यों कर देते हैं अपनी कंट्रीज़ के लिए, क्या एस्पिरेशन होता है, क्या कॉमन पॉलिटिकल विजन होता है किसी भी नेशन का। ठीक है, और नेशनलिज्म के नाम पर आज जो हम देख रहे हैं कि नई नई स्टेट की डिमांड उठ रही है कि हम इस राष्ट्र में नहीं रहना चाहते, हम अलग राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो वो भी एक प्रकार का नेशनलिज्म है। तो उसको भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो मोटे तौर पर हमारा जो समझने का जो दायरा रहेगा, जो हमारा पूरा बाउंड्री रहेगा इस पूरे चैप्टर का, वो रहेगा अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन एंड नेशनलिज्म, जो हमें पता भी है। दूसरा है कि स्ट्रेंथ्स क्या है आखिरकार नेशनलिज्म की। अगर आप रिकॉल करें कि जब हमने कहा कि मेरे लिए नेशनलिज्म है, जब हम आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, हम भारत को आज़ाद करवाना चाहते थे ब्रिटिशर्स से, तो वो अगर नेशनलिज्म है तो वो स्ट्रेंथ ऑफ नेशनलिज्म है। क्यों? क्योंकि हम एक एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे कि ब्रिटिशर्स की एक्सप्लॉयटेशन बंद होनी चाहिए, कॉलोनियलिज्म ख़त्म होना चाहिए। तो वो एक स्ट्रेंथ थी। जब हमने अपने आप को एक राष्ट्र के तौर पर देखा तो हमारे अंदर स्ट्रेंथ आई। हम सभी अपनी जाति, रिलीजन, इन सब के डिफरेंसेस से ऊपर उठ करके हम भारत के लिए लड़े। तो वो था स्ट्रेंथ ऑफ नेशनलिज्म। तो ये स्ट्रेंथ है। इन स्ट्रेंथ के हम अलग अलग एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। ये तो केवल भारत का एग्जाम्पल है, हम और भी एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम लिमिटेशंस को भी समझेंगे कि व्हाट आर द वेरियस लिमिटेशंस ऑफ नेशनलिज्म। कि जब भारत आज़ाद हो भी गया तो भी हमने देखा कि कुछ कुछ अलग अलग डिमांड्स उठी कि हम भारत से अलग होना चाहते हैं। इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अलग अलग डिमांड उठी कि हम, हमारी कल्चर अलग है, हमारी लैंग्वेज अलग है, हमारी एथनिसिटी अलग है, हम अपने आप को इंडिया का पार्ट नहीं मानते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारा एक अलग राष्ट्र बन जाए। उस तरीके की भी डिमांड उठी। ये केवल ऐसा नहीं है कि केवल भारत में उठी, बट और भी आज के टाइम में भी एग्जिस्टेंस में हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स इस बुक में पढ़ने वाले हैं। जैसे तमिल्स इन श्रीलंका, साथ ही साथ में बास्क इन स्पेन। ये अलग अलग एग्जाम्पल्स हम पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि नेशनलिज्म के आखिरकार लिमिटेशंस क्या है, क्या क्या कमियां भी हो सकती है नेशनलिज्म से, क्या क्या नेगेटिव एस्पेक्ट भी है नेशनलिज्म के, केवल पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं है। ठीक है, तो उस चीज़ को हम डिटेल में समझेंगे। और तीसरी बड़ी बात यह है कि लास्ट में जा कर के हम एक लिंकेजेस करने की कोशिश करेंगे। डेमोक्रेसी और नेशनलिज्म को हम कैसे एक साथ जोड़ सकते हैं, कि आखिरकार जब हम देख रहे हैं कि एक पूरा राष्ट्र बन चुका है, लेकिन राष्ट्र बनने के बावजूद भी वहाँ की रहने वाली कुछ माइनॉरिटीज़ के साथ जब उनको इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे हैं, जब उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है, तो वो क्यों आवाज़ उठा रही है एक सेपरेट नेशनहुड की, वो क्यों आवाज़ उठा रही है एक सेपरेट स्टेट बनाने की, नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन क्या होता है, उस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। कि अगर ये डिमांड उठ रही है क्योंकि लोगों की राइट्स या लोगों की जो वहाँ की रहने वाली जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी डिमांड्स को हम अच्छे तरीके से एड्रेस नहीं कर पा रहा है कोई राष्ट्र, तो उसको आखिरकार एड्रेस कैसे किया जाए। क्या केवल अलग राष्ट्र बना देना, माइनॉरिटीज़ के लिए अलग राष्ट्र बना देना, उनको दे देना क्योंकि माइनॉरिटीज़ डिमांड कर रही है, क्या केवल वही एकमात्र रास्ता हो सकता है या कोई और रास्ता भी हो सकता है? डेमोक्रेटिक तरीके से इस प्रॉब्लम को कैसे हम डील कर सकते हैं, ये सारे चैलेंजेस को पढ़ेंगे विद सर्टेन एग्जाम्पल्स, जो आपकी बुक में बहुत सुंदर सुंदर एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो बहुत एक्साइटिंग होने वाला है इन सारी चीज़ों को समझना, और बहुत मज़ेदार होने वाला है। बहुत अच्छे तरीके से आपकी नॉलेज एनहांसमेंट होगी। बस ध्यान रखिएगा, जो जो जैसे जैसे हम चीज़ों को समझते जाएंगे वैसे वैसे आपको लिंक करते जाना है, और बस पेशेंस रखना है। मज़ा बहुत आने वाला है इस चैप्टर में। ठीक है, तो ये हम लोगों ने भूमिका स्पष्ट करी कि हमारा आखिरकार पूरा का पूरा क्या था जो हम पढ़ने वाले, पूरी एक थोड़ी सी पिक्चर हमें समझ में आई है नेशनलिज्म के बारे में। अब हम शुरू करते हैं कि इंट्रोड्यूसिंग नेशनलिज्म, ये हमारी बुक का पहला टॉपिक है। इंट्रोड्यूसिंग नेशनलिज्म, कैसे इंट्रोड्यूस करें नेशनलिज्म को। तो ऑलरेडी हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, हमने बता दिया कि नेशनलिज्म को डिफ़ाइन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अलग अलग पर्सपेक्टिव है नेशनलिज्म के बारे में, एक बहुत वाइडर डेफिनेशन है इसकी। इसको कुछ शब्दों के अंदर डिफ़ाइन करना इज़ वेरी इम्पॉसिबल। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर वही बात जो हमने करी कि नेशनलिज्म के बारे में जब हम समझने की कोशिश करेंगे तो हम बात करेंगे पेट्रोटिज्म के बारे में। हम ये बात करेंगे कि कैसे कोई भी देश का एक जो सैनिक होता है वो अपने राष्ट्र के तिरंगे के लिए अपनी जान तक कुर्बान दे देता है। ठीक है, हम उसके बारे में समझते हैं।
फिर हम नेशनल फ्लैग्स के बारे में बात करते हैं, सेक्रीफाइसिंग फॉर द कंट्री के बारे में बात करेंगे। रिपब्लिक डे परेड, रिपब्लिक डे परेड क्या है? जब भी हम नेशनलिज्म के बारे में बात करते हैं तो दिमाग में रिपब्लिक डे परेड आती है, और उसमें हम बात करते हैं कि देखो रिपब्लिक डे परेड में हमारी भारत देश की शक्ति दिखती है पूरी दुनिया को, कि कैसे हम कितने ज़्यादा पावरफुल कंट्री है, हमारी रिच हेरिटेज क्या है, ठीक है, हमारे अलग अलग म्यूज़िक, हमारे अलग अलग डांस, हमारे अलग अलग कल्चर, इन सब का रिप्रेजेंटेशन पूरी दुनिया के सामने होता है, और हमारी डाइवर्सिटी पूरी दुनिया को दिखती है। ठीक है, उस तरीके से हम नेशनलिज्म को समझते हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे तो इससे हमें क्या समझ में आएगा? ये जो मैंने रेड कलर से जो टिक मार्क करे हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप उनको टिक कर सकते हो। क्योंकि टिक करने के बाद क्या होगा कि जब हम ये इस तरीके से पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे, तो अगर आपको मान लो इस चैप्टर को दोबारा से गो थ्रू करना है तो आप केवल इन टिक मार्क पोर्शन को ही रीड कर सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। आप आराम से रिकॉल कर लोगे कि अच्छा मैंने जब वीडियो पढ़ा था तो उसमें इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया था। ठीक है, आपको रिवाइज़ करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, बहुत हेल्प हो जाएगा, दोबारा चैप्टर पूरा वैसे नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप साथ साथ में टिक कर सकते हो। ठीक है, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। फिर उसके बाद हम लोगों को क्या समझ में आया यहाँ पर ये समझ में आया कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अराइव एट ए प्रिसाइज एंड वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ द टर्म नेशनलिज्म। ये चीज़ हमने समझ भी ली कि बहुत मुश्किल है प्रिसाइजली डिफाइन कर देना। ठीक है, एंड एक वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन पर अराइव करना बहुत मुश्किल है, कि एक ऐसी डेफिनेशन हम बना दे, एक ऐसी डेफिनेशन दे दे जिससे हर कोई एग्री करे, बहुत मुश्किल है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर इतना ही ज़्यादा मुश्किल है नेशनलिज्म को डिफ़ाइन करना, तो आखिरकार हम नेशनलिज्म को पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर पढ़ क्यों रहे हैं? ये भी तो क्वेश्चन उठना चाहिए ना। इतनी सारी मुश्किल चीज़ें हैं, ठीक है, तो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आइडिया को जिसको डिफ़ाइन तक नहीं कर सकते हम, उसको हम पढ़ क्यों रहे हैं? इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इट प्लेज़ एन इंपॉर्टेंट रोल इन द वर्ल्ड अफेयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट रोल आज के टाइम में भी ये प्ले कर रहा है, पूरी दुनिया को शेप कर रहा है नेशनलिज्म। हर कंट्री अपने अपने लिए काम कर रही है, अपने अपने नेशनलिज्म की वजह से लोगों को इकट्ठा कर रही है नेशनलिज्म के नाम पर। तो कैसे ये पूरी दुनिया को शेप कर रहा है उसको हम समझेंगे पूरे चैप्टर में। अब इसको इस तरीके से समझो, जो नेक्स्ट पैराग्राफ है हम उसकी तरफ चलते हैं। हम ये समझते हैं कि नेशनलिज्म आखिरकार इमर्ज कैसे हुआ। ठीक है, हम इस तरीके से भी समझेंगे कि नेशनलिज्म की एवोल्यूशन क्या है। आने वाले पैराग्राफ में जो नेक्स्ट पैराग्राफ है हम उसमें नेशनलिज्म के एवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अब हम इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में जो सेकेंड पैराग्राफ है हम उसमें दो एस्पेक्ट पढ़ने वाले हैं नेशनलिज्म की। एक है पॉजिटिव एस्पेक्ट, एक है नेगेटिव एस्पेक्ट। ठीक है, कि एक पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है नेशनलिज्म का, एक नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि नेशनलिज्म आज के टाइम में मोस्ट कंपेलिंग ऑफ पॉलिटिकल क्रीड्स के तौर पर आगे आया है। कि आज के टाइम में अगर हम बात करें कि नेशन का जो आइडिया है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल आइडिया हो गया है। क्योंकि हम लोगों को अगर जोड़ना चाहते हैं तो नेशनलिज्म सबसे ज़्यादा फोर्सफुल आइडिया है, जिसके आधार पर हम लोगों को जो अलग अलग कास्ट से आते हो, रिलीजन से आते हो, लैंग्वेज से आते हो, उनको हम एक साथ इकट्ठा कर सकते हैं नेशनलिज्म के नाम पर। है ना, ये बात सही है। अब नेशनलिज्म क्या है? नेशनलिज्म इंटेंस लॉयल्टी इंस्पायर करता है। नेशनलिज्म की वजह से लॉयल्टी आती है, वफादारी आती है अपने राष्ट्र के प्रति, आती है कि नहीं? है ना, तभी तो हम अपने आप को फील कर पाते हैं कि हाँ हम इस पर्टिकुलर कंट्री से बिलोंग करते हैं, क्योंकि हम लॉयल है उस पर्टिकुलर कंट्री के प्रति। दूसरा, अगर एक तरफ ये लॉयल्टी देता है, अगर एक तरफ ये पॉजिटिव देता है, पॉजिटिव एस्पेक्ट अगर इसका लॉयल्टी है, तो दूसरी तरफ डीप हेट्रेड्स भी क्रिएट करता है। कंट्रीज़ आपस में लड़ती है नेशनलिज्म की वजह से, लोग आपस में लड़ते हैं नेशनलिज्म की वजह से। ठीक है, वॉर्स होती है, कन्फ्लिक्ट्स होती है नेशनलिज्म की वजह से, होती है ना। इंडिया पाकिस्तान का एग्जाम्पल ले लो, या रशिया यूक्रेन का एग्जाम्पल ले लो। क्या है रीज़न? नेशनलिज्म। दूसरा, इट हैज़ यूनाइटेड पीपल एज वेल एज डिवाइडेड देम। तो एक तरफ पॉजिटिव क्या है? यूनाइट करना, कि सारे डिफरेंसेस भूल जाओ। 1947 में आज़ादी अगर हमें प्राप्त करनी थी तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को एक साथ इकट्ठा आना पड़ा, यूनाइट होना पड़ा, तब जा करके 47 में आज़ादी मिली। तो एक तरफ यूनाइटेड हो रहा है, सभी लोग एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं, तो वहीं पर दूसरी तरफ डिवाइड भी हो रहे हैं। कैसे हुए? 47 के बाद डिवीज़न भी तो हुआ, 47 में डिवीज़न हुआ। पाकिस्तान जो एक कम्युनिटी थी उनको एक अलग राष्ट्र चाहिए था रिलीजन के बेसिस पर, तो अलग राष्ट्र ले लिया उन्होंने, डिवीज़न भी हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये देखेंगे कि अगर एक तरफ यूनाइटेडनेस आ रही है तो दूसरी तरफ डिवीज़न भी हो रहा है। नेशनलिज्म की वजह से ही दोनों चीज़ें हो रही है और दोनों अपोजिट चीज़ें हैं। दूसरा, एक तरफ लिबरेशन हो रहा है, ओप्रेसिव रूल से भारत को आज़ादी मिली। ठीक है, और चाहे हम श्रीलंका की बात करें या जितनी भी कॉलोनीज़ थी सबको
ऑपरेसिव रूल से आज़ादी मिली, क्योंकि उनके अंदर नेशनलिज्म की भावना आ गई थी। तो एक तरफ ये पॉजिटिव हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ कन्फ्लिक्ट्स भी हुई, वॉर्स भी हुई, ठीक है, काफ़ी सारी वॉर्स हुई। तो ये सारी चीज़ें क्या है, दोनों एस्पेक्ट हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि नेशनलिज्म के पॉजिटिव क्या है, नेशनलिज्म के नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या है। अगर एक तरफ यहाँ पर ये बोला हुआ है कि इट हैज़ बीन अ फैक्टर इन द ब्रेकअप ऑफ एम्पायर्स एंड स्टेट्स, कुछ कुछ बड़े बड़े एम्पायर्स को तोड़ने का काम भी नेशनलिज्म ने करा है। कैसे करा है उसको हम आने वाले जो पैराग्राफ है उसमें समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम लोगों ने ये समझा कि नेशनलिज्म की वजह से अलग अलग बाउंड्रीज़ बनी, अलग अलग स्टेट्स बनने लगे, और आज के टाइम में भी ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे अलग अलग नेशन डिमांड कर रहे हैं एक अलग स्टेट की। ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे बहुत सारे एग्जांपल्स में, जैसे बास्क का एग्जांपल पूरा बॉक्स दिया हुआ है आपकी बुक में, क्या है, कैसे सेपरेटिस्ट डिमांड एग्जिस्ट कर रही है, किस तरीके से एग्जिस्ट कर रही है, वो सारी चीज़ें हम समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। नेशनलिज्म हैज़ पास थ्रू मैनी फेजेस। तो नेशनलिज्म क्या है, नेशनलिज्म का फेज़ बहुत सारे हैं। एवोल्यूशन हुआ है, कैसे एवोल्यूशन हुआ है, तो हम शुरुआत करते हैं यूरोप में। 19th सेंचुरी में यूरोप में हम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे कि कैसे नेशनलिज्म की वजह से छोटे छोटे किंगडम्स का एक साथ इंटीग्रेशन हो गया और वो बड़े नेशन स्टेट्स बन करके आए। इसके दो एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं आपकी बुक में। पहला है जर्मन और दूसरा है इटालियन स्टेट। इन दोनों को आप टिक कर सकते हो, क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है सपोज एग्जाम में कि नेशनलिज्म के इवोल्यूशन के बारे में बताए तो आप इन दोनों से बिगिन कर सकते हो, ठीक है। तो जर्मनी और इटालियन स्टेट्स का यूनिफिकेशन हुआ 1871 में, ठीक है। और हमने इसकी स्ट्रगल को शायद आपने क्लास 10th में भी पढ़ के आप आए हो कि जर्मनी का यूनिफिकेशन कैसे ओटोवन बिस्मार्क की अलग अलग पॉलिसीज़ के द्वारा हुआ, प्रशिया ने कैसे अपने आप को एक तरीके से स्ट्रॉन्ग नेशन बनाया, और फिर उसके बाद बाकी अदर जर्मन स्टेट्स को एक तरीके से इकट्ठा करते हुए, यूनिफाई करते हुए एक जर्मन स्टेट बना दिया। ठीक उसी तरीके से इटालियन यूनिफिकेशन को भी हमने क्लास 10th में शायद पढ़ा है ना। तो ये क्या है, ये है छोटे छोटे स्टेट से एक तरीके से बड़े स्टेट में कन्वर्ट कर देना अपने आप को। तो ये किसकी वजह से हुआ, नेशनलिज्म की वजह से हुआ। फिर उसके बाद लैटिन अमेरिका में भी ठीक नए नए स्टेट्स बनने चालू हुए नेशनलिज्म की वजह से। लोगों को लगा कि हम एक अलग राष्ट्र है, कल्चर हमारा अलग है, लैंग्वेज अलग है, तो हम एक नए स्टेट को बनाएंगे, एक अलग राज्य को बनाएंगे, ठीक है। अब जब ये छोटे छोटे राज्य मिल करके बड़े राज्य को बनाने लगे तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने फिर जो स्टेट लॉयल्टीज़ थी और जो कॉमन लैंग्वेजेस थी वो अपनी डेवलप करनी चालू करी। पहले लोकल डायलेक्ट्स हुआ करती थी और लोकल लॉयल्टीज़ हुआ करती थी, है ना, क्योंकि छोटे छोटे राज्य थे पहले ये। तो अपने, अगर छोटे छोटे राज्य है तो फिर अपने ही राज्य के प्रति इनकी लॉयल्टीज़ हुआ करती थी। लेकिन जैसे ही इन सभी राज्यों से मिलकर के एक बड़ा राज्य बना तो उन्होंने अपनी लॉयल्टीज़ अपने बड़े राज्य को दे दी। जैसे कि अगर प्रशिया पहले हुआ करता था वन ऑफ द जर्मन स्टेट, तो फिर प्रशिया में रहने वाले जितने भी लोग थे उन्होंने जर्मनी को अपनी लॉयल्टीज़ दे दी कि अब हम अपने आप को मानेंगे कि हम जर्मनी के मेंबर हैं, हम जर्मनी के सिटीज़न हैं। तो इस तरीके से लॉयल्टीज़ और लैंग्वेजेस का भी ट्रांसफ़र हुआ। फिर उसके बाद नई पॉलिटिकल आइडेंटिटीज़ आ गई, जर्मन की आइडेंटिटी आ गई। जर्मनी में जितने भी स्टेट थे सब ने बोला कि आज से हम जर्मन। इटली में रहने वाले जितने भी लोग थे, जितने भी स्टेट्स थे, छोटे छोटे स्टेट जब एक साथ आए तो उन्होंने बोला कि आज से हमारी आइडेंटिटी है कि हम सभी इटालियन हैं। इस तरीके से आइडेंटिटीज़ आनी शुरू होगी। और ये सेम टू सेम चीज़ भारत में भी हुई। कैसे हुई, अगर आप रिकॉल करोगे कि जब भारत आज़ाद हुआ तो हमने ये देखा कि भारत बहुत सारे छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स में बटा हुआ था। रिकॉल करने की कोशिश करो, 565 प्रिंसली स्टेट्स थे भारत में, और इन सभी को एक साथ इकट्ठा किया गया, है ना। सभी स्टेट्स का इंटीग्रेशन किया गया, सरदार पटेल ने किया ये, है ना। तो ये क्या हुआ है, ये हुआ है कि कंसोलिडेशन हुआ है हमारी कंट्री में भी। ठीक उसी तरीके से जैसे जर्मनी में हुआ, जर्मनी के बाद इटली में भी हुआ, तो हमने भी अपने छोटे छोटे राज्य को एक साथ हम लोगों ने इंटीग्रेट करा, कंसोलिडेट करा, तब जा कर के भारत एज ए यूनियन एक तरीके से बनता है, ठीक है। तो ये सारा हमने क्या समझा, ये सारा हमने समझा कि नेशनलिज्म का इवोल्यूशन हुआ, और नेशनलिज्म का इवोल्यूशन छोटे छोटे राज्य से मिल करके एक बड़ा राज्य कैसे बनता है, हमने उस चीज़ को समझने की कोशिश करी। लेकिन ये तो हुआ इंटीग्रेशन, ये तो हुआ यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन का उल्टा भी होता है, डिवीजन भी होता है। तो वो डिवीजन क्या है, कंट्रीज़ का डिवीजन कैसे हुआ या एम्पायर्स का डिवीजन कैसे हुआ, तो वो हम नेक्स्ट पैराग्राफ में समझेंगे। नेशनलिज्म की वजह से बड़े बड़े एम्पायर्स का ब्रेकिंग अप भी हुआ है। इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है ऑस्ट्रो हंगेरियन। ऑस्ट्रिया और हंगरी ये दो अलग अलग नेशन थे, और इन दोनों से मिला करके एक ही राष्ट्र था, एक ही कंट्री था, ऑस्ट्रिया हंगरी। और क्या हुआ कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इस पूरे कंट्री में जितने भी
माइनॉरिटीज़ थी या जितने भी नेशन एग्जिस्ट किया करते थे, जिनके अलग अलग कल्चर थे, अलग अलग रिलीजन थे, सब ने आवाज़ उठाई कि हम ऑस्ट्रिया हंगरी से अलग होना चाहते हैं, हम अपने अलग राज्य बनाना चाहते हैं। और इसकी वजह से काफ़ी सारे छोटे छोटे स्टेट्स बने। ठीक है, पहले वाले पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि छोटे छोटे स्टेट से राज्य बन रहे, बड़े बड़े राज्य। इस वाले में हम ब्रेकिंग अप की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल है ऑस्ट्रिया हंगरी, और दूसरा एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो रशियन एम्पायर। ठीक है, रशियन जो यूएसएसआर था, सोवियत यूनियन था, डिसइंटीग्रेशन हुआ, अलग अलग राज्य निकल करके आए कि नहीं आए? तो वो ठीक नेशनलिज्म की वजह से आए, क्योंकि जब लोगों को लगा कि भले ही हम इतने बड़े नेशन में रह रहे हो, हम हमारे एक बड़ा नेशन स्टेट है, लेकिन हमारी एक अलग नेशनैलिटी है। ठीक है, लोगों को लगा कि हमारा कल्चर अलग है, हमारा रिलीजन अलग है, हमारी जो लैंग्वेज है वो अलग है। इन सभी बेसिस पर उन्होंने उस पूरे नेशन स्टेट को ब्रेक करा और अपने छोटे 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 राज्य बनाए। तो दो एस्पेक्ट है, एक तरफ मिल करके बड़ा राज्य बन रहा है, तो एक तरफ बड़े राज्य से टूट करके छोटे छोटे राज्य भी बन रहे हैं। तो दोनों तरीके से नेशनलिज्म काम करता है। दूसरा, जब ब्रिटिश एम्पायर है, चाहे फ्रेंच एम्पायर हो, चाहे डच हो, चाहे पोर्टुगीज़ एम्पायर हो, उन्होंने इतनी सारी कॉलोनीज़ बनाई हुई थी, एशिया में भी, अफ्रीका में भी। धीरे धीरे क्या हुआ, सारी कॉलोनीज़ को मुक्त करना पड़ा उनको, क्योंकि कॉलोनीज़ ने रेजिस्ट करा, आज़ादी ले ली कॉलोनीज़ ने। तो जो बड़े बड़े एम्पायर थे, ब्रिटिश एम्पायर, तो वो सारे के सारे क्या हुए, डिसइंटीग्रेट हो गए, और जो नई नई कंट्रीज़ थी वो इमर्ज करी। स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल रूल बाय इंडिया एंड दी अदर फॉर्मल कॉलोनीज, दे वर द नेशनलिस्ट स्ट्रगल। ये बात ठीक है, समझ में भी आती है, बहुत सिंपल सी बात है कि हमने कैसे आज़ादी प्राप्त करी, और वो हमारा नेशनलिस्ट स्ट्रगल था। नेशन की भावना सारी सभी कंट्रीज़ में जब और ज़्यादा स्ट्रांग हुई, तो उन्होंने रेजिस्ट करा और अपने लिए आज़ादी ली, अपना नेशन स्टेट बनाया कि भाई हम अगर इस देश के नागरिक हैं, ये हमारा देश है, तो दूसरों का रूल क्यों हो रहा है? हमें अपने तरीके से रूल करना है अपनी कंट्री में। और इसी की वजह से नेशनलिज्म राइज हुआ, नेशनलिज्म के बाद नेशनल स्ट्रगल हुई, आज़ादी प्राप्त कर ली गई। अब प्रोसेस क्या है ना, कि जब नेशनलिज्म में हम बात कर रहे हैं कि नेशन का जो आइडिया है लगातार उठता जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि केवल आज़ादी तक, जब एशिया और अफ्रीका के जो कंट्रीज़ आज़ाद हुए कॉलोनाइजर्स से, केवल वहीं तक ही नेशन स्टेट का जो आइडिया था वो समाप्त हो जाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। जब यहाँ तक तो चीज़ें थी ही, आज के टाइम में भी हम ये देख रहे हैं कि डिस्पाइट की कंट्रीज़ बनी है, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ है, लेकिन उनमें छोटे छोटे नेशंस उठ रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं कि हम इस बड़े राष्ट्र के साथ नहीं रहना चाहते, हम अलग होना चाहते हैं, हम एक अलग छोटा राष्ट्र बनाना चाहते हैं। अब वो एग्जाम्पल क्या है? वो एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में दिए हुए हैं। सो रिड्रॉइंग स्टेट बाउंड्रीज आज के टाइम में भी हो रही है, क्योंकि नई नई नेशनलिस्ट डिमांड उठ रही है। और वो नेशनलिस्ट डिमांड क्या डिमांड कर रही है? सेपरेट स्टेटहुड। कि अगर कनाडा पूरा एक बड़ा राष्ट्र है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, कनाडा का मैप आपने देखा होगा, कनाडा पूरा एक बड़ा राष्ट्र है, ठीक है, कनाडा में एक प्रोविंस है क्वेबेक, ठीक है, तो क्वेबेक के लोग कहते हैं कि हमारी लैंग्वेज कनाडा से काफ़ी अलग है, हम फ्रेंच बोलते हैं और हम कंप्लीटली आपसे अलग होना चाहते हैं, हम अपने आप को अलग तरीके से गवर्न करना चाहते हैं, हम एक अलग स्टेट बनाना चाहते हैं। ये वहाँ पर क्वेबेक के लोगों ने कनाडा से बोला है। तो ये क्या हो रहा है? ये है सेपरेट स्टेटहुड की डिमांड ऑन द बेसिस ऑफ नेशन, कि हमारा कल्चर आपके कल्चर से अलग है, हमारी लैंग्वेज आपकी लैंग्वेज से अलग है, हम नहीं रहना चाहते, हम नहीं बुलाना चाहते अपने आप को कैनेडियन। ठीक है, तो वो एक अलग राष्ट्र की डिमांड कर रहे हैं। ठीक उसी तरीके से स्पेन में भी, एक नॉर्दर्न स्पेन में एक प्रोविंस है बास्क, ठीक है, बास्क की कम्युनिटी है, वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो भी अपने आप को इसी तरीके से डिस्टिंग्विश करते हैं। पूरा केस स्टडी हम आने वाले वीडियोज़ में समझेंगे, अच्छे तरीके से इसको समझेंगे। ठीक उसी तरीके से कुर्द जो टर्की और इराक में रहते हैं, वो भी अपने आप के लिए लड़ रहे हैं, वो वायलेंस तक अडॉप्ट कर रहे हैं, वो टर्की की जो मिलिट्री है उससे सीधा सीधा लड़ रहे हैं, मार रहे हैं। कि क्यों मार रहे हैं? क्योंकि उनकी जो डिमांड है सेपरेट स्टेटहुड की, वो पूरी नहीं करी गई। टर्की नहीं चाहता है कि कुर्द से उस टर्की के टुकड़े हो और कुर्द एक अलग राज्य बने, नहीं चाहता है टर्की। लेकिन कुर्द्स अपने आप को कहते हैं कि हम आपसे अलग है, हमें सेपरेट स्टेटहुड चाहिए, हम अपने आप को एक अलग नेशन के तौर पर देख रहे हैं, हमारी नेशनल फीलिंग अलग है, हम टर्की के साथ अपने आप को जोड़ करके नहीं देख पा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारा अलग राज्य बने। ठीक है, तो ये देखिए, ये एक सीधा सीधा एग्जाम्पल है जो इस चीज़ को शो कर रहा है। सिमिलरली तमिल्स, श्रीलंका में जो तमिल्स है वो अब एक अलग स्टेट बनाना चाहते हैं अपना। तमिल एल्लम नाम का स्टेट की जो डिमांड थी वो काफ़ी ज़्यादा उठ रही थी, बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ तमिल्स के साथ। और क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पर वो सोचते हैं कि हमें प्रॉपर तरीके से राइट्स नहीं मिल रहे हैं श्रीलंका में,
हम अपने आप का, हमारी जो भाषा है वो अलग है। बाकी श्रीलंका की जो भाषा है, ज़्यादातर मेजॉरिटी की भाषा सिन्हाला भाषा है, हमारी तो तमिल भाषा है। और हमें ना इक्वल राइट्स मिल रहे हैं, ना इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। तो हम जब इस राष्ट्र के साथ जोड़ करके नहीं देखते हैं, जब हम इस राष्ट्र को अपने राष्ट्र मानते ही नहीं हैं, हम वननेस की जो फीलिंग है वो कहीं है ही नहीं अगर हमारे अंदर, तो फिर हम क्यों इस राष्ट्र में रहे? हमें एक अलग स्टेट दे दो, ये डिमांड उठ रही है। ठीक है। सिमिलरली अगर हम देखेंगे तो ये सारी चीज़ें क्या बता रही है कि स्टेट की डिमांड अभी भी लगातार चालू है। ऐसा नहीं कि जब जो ब्रिटिश एम्पायर्स थे, डच एम्पायर्स थे, वो ख़त्म हो गए तो उसके बाद नेशन स्टेट की बाउंड्रीज चेंज नहीं हो रही है। आज भी हो रही है, डिमांड करी जा रही है लगातार नए नए राज्य की। 2011 में नया राष्ट्र आया है साउथ सूडान। सूडान से अलग होकर के अपना राज्य बनाया उन्होंने, साउथ सूडान। तो ये दिखाता है कि नेशनलिज्म की वजह से कैसे नई नई बाउंड्रीज, नए नए स्टेट्स की डिमांड लगातार उठ रही है। अरब नेशनलिज्म क्या कहता है? अरब नेशनलिज्म अगर आप देखोगे तो ये कहता है कि जितनी भी अरब कंट्रीज़ है, जो अफ्रीका में भी आती है, कुछ सर्टेन नॉर्दर्न कंट्रीज़ ऑफ अफ्रीका वो अरब कंट्रीज़ है। सिमिलरली सऊदी अरेबिया और सर्टेन मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज़ है वो अरब कंट्रीज़ है। तो वो ये कहते हैं कि पूरी की पूरी जितनी भी सारी कंट्रीज़ जो है ना, जो अरब एक तरीके से भाषा बोलती है और जिनका अरबिक कल्चर है, तो वो सारे के सारे एक ही राष्ट्र होने चाहिए। तो वो है अरब नेशनलिज्म। और अरब नेशनलिज्म क्या है? अरब नेशनलिज्म ये कोशिश करता है कि सारी की सारी अरब कंट्रीज़ को एक साथ हम जोड़ दें ताकि एक बड़ा यूनियन बनाए, जिसको हम कहें पैन अरब यूनियन। ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये एक अलग ही एग्जाम्पल है कि अलग अलग कंट्रीज़ है और अलग अलग कंट्रीज़ एक साथ आना चाहती है और एक बड़ा यूनियन बनाना चाहती है। ठीक है। तो ये एक अलग एग्जाम्पल है। तो इससे हमने क्या समझा? इससे हमने ये समझा है कि नेशनलिज्म एक बहुत ज़्यादा पावरफुल फोर्स है आज की दुनिया में, और हर एक राज्य में हम अलग अलग स्टेटहुड की डिमांड देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पूरे अच्छे तरीके से इस टॉपिक के अंदर कवर करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस टॉपिक के अंदर हम समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज़ नेशन, क्या है राष्ट्र, क्या क्या होता है राष्ट्र के अंदर। ठीक है, उस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद आखिरकार लोग नेशंस को फॉर्म क्यों करते हैं। ठीक है, अगर नेशन बना है या भारत बना है या फिर अगर पाकिस्तान बना है या फिर अगर अमेरिका बना है तो क्यों बना है। ठीक है, क्या ये नेशन एस्पायर करते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं नेशन बना करके हम लोग। फिर उसके बाद वाई आर पीपल रेडी टू सेक्रीफाइस एंड इवन डाई फॉर देयर नेशन, क्यों मरने मारने के लिए तैयार होते हैं लोग अपने राष्ट्र के लिए, है ना। दूसरी बड़ी बात यहाँ पर हम और क्या समझेंगे, हम ये समझेंगे कि नेशनहुड क्या होता है और नेशनहुड की वजह से कैसे जो स्टेटहुड की डिमांड है वो कैसे उठ रही है। जैसे अभी जो हमने एग्जाम्पल पढ़े, सारे के सारे, चाहे क्वेबेक हो, चाहे बास्क हो, चाहे तमिल हो, ये सब नेशनहुड है। और इस नेशनहुड की वजह से क्या उठ रहा है, स्टेटहुड की डिमांड उठ रही है। उसको हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर राइट टू स्टेटहुड होना है, ठीक है, क्या नेशंस के पास राइट टू स्टेटहुड होता है, क्या वो एक अलग राज्य बना सकते हैं। अगर तमिल्स डिमांड कर रहे हैं कि हमें एक अलग राज्य चाहिए, तो क्या उनके पास ये राइट है, क्या वो राइट है कि वो अलग बना सकते हैं या नहीं, उस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद क्या जो क्लेम्स ऑफ नेशनलिज्म है, क्या वो हम बिना सेपरेट स्टेटहुड के भी मीट कर सकते हैं। क्या ऐसा कोई समाधान हो सकता है कि तमिल्स श्रीलंका में ही रहे लेकिन वो अलग स्टेटहुड की डिमांड ना करे, और तमिल्स की जो डिमांड है कि हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, हमारी भाषा अलग है या फिर हमें हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, क्या उन सभी को सॉल्व करने का कोई अलग तरीका है? क्या डेमोक्रेटिक तरीके से उनके राइट्स को रिकॉग्नाइज करते हुए हम इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं ताकि वो एक स्टेटहुड की डिमांड को छोड़ दे? क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो कैसे हो सकता है, उसके भी सर्टेन एग्जाम्पल्स को हम समझने की कोशिश करेंगे। अब ये जो छोटा सा बॉक्स है, इसमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इसमें यहाँ पर ये एक पर्टिकुलर गर्ल कहती है कि देखिए इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या हो रहा है। ग्लोबलाइजेशन के टाइम में हम ये देख रहे हैं कि हमारा पूरा का पूरा जो नेशन का आइडिया है वो लगातार छोटा होता जा रहा है। ठीक है, जो पूरा वर्ल्ड है वो छोटा होता जा रहा है और आज के टाइम में नेशंस इररेलेवेंट हो गए हैं। क्यों? क्योंकि हम सभी आज के टाइम में ग्लोबल विलेज में रहते हैं, है ना। सुना होगा टर्म ये, ग्लोबल विलेज क्या होता है। तो इसीलिए वो कह रही है क्योंकि हम ग्लोबल विलेज में रहते हैं, हम सभी अपने कल्चर के साथ साथ में अलग अलग कंट्रीज़ के कल्चर को अपनाते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ के खाने एक तरीके से खाना शुरू कर दिए हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस है हमारे पास आज के टाइम में। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आज के टाइम में ग्लोबल विलेज हो गया है, तो नेशनलिज्म तो रेलिवेंट ही नहीं हुआ।
लेकिन यहाँ पर दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या दिया जाता है इसके रिस्पॉन्स में? इसके रिस्पॉन्स में दिया जाता है कि नहीं, नेशनलिज्म रेलिवेंट है, नेशनलिज्म आज के टाइम में भी रेलिवेंट है। कैसे? जैसे एग्जांपल यहाँ पर दिया जाता है कि जब हम क्रिकेट खेलने जाते हैं, वही सेम टू सेम जब इंडिया क्रिकेट खेलता है पाकिस्तान के साथ में, तो कितनी ज़्यादा पूजा करी जाती है, कितने ज़्यादा प्रसाद बांटे जाते हैं, कितनी ज़्यादा एक तरीके से हैप्पीनेस और चीयरिंग करी जाती है अपनी टीम के लिए कि भाई नहीं, किसी भी तरीके से हमारी कंट्री जीतनी चाहिए, है ना? ये चीज़ होती है। और व्हेन यू डिस्कवर दैट इंडियंस लिविंग अब्रॉड स्टिल वॉच द बॉलीवुड फिल्म्स, ठीक है? इसको ऐसे समझो, जब भी इंडियन डायस्पोरा का मतलब वो इंडियंस जो बाहर रहते हैं अभी, कभी भी पीएम मोदी जाते हैं तो क्या करते हैं, वो इतने ज़्यादा खुश अपने आप को महसूस करते हैं कि हमारी कंट्री से, हमारी मिट्टी से कोई व्यक्ति आता है, तो वो अपने आप को कनेक्टेड फील करते हैं। और वो वहाँ पर जा कर के जो इंडियन कल्चर है, जो इंडियन म्यूज़िक है, जो इंडियन डांस है, वो पीएम के सामने रिप्रेजेंट करते हैं, या कोई भी अदर इंडिविजुअल जो इंडिया का एक अथॉरिटेटिव इंडिविजुअल है, कोई अगर एक बड़ा व्यक्ति वहाँ पर जाता है, तो उनके सामने हम ये सारी चीज़ें रखते हैं। जो इंडियन डायस्पोरा है, वो भारत का जो डांस है वो दिखाते हैं, वो बताते हैं कि कैसे हम भारत के कल्चर को अमेरिका में रहते हुए भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और अमेरिका में और ज़्यादा एक तरीके से फैला रहे हैं, है ना? वो चीज़ क्यों है? क्योंकि नेशनलिज्म आज के टाइम में भी रेलिवेंट है। और अगर रेलिवेंट नहीं होता तो हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ते, हम इतनी सारी चीज़ें क्यों पढ़ते, हम क्यों ये समझते कि आज भी अलग अलग जो स्टेटहुड की डिमांड है वो उठ रही है ना? ये सारी चीज़ें हैं। तो आई होप कि ये जो वीडियो है, अब तक जो हमने चीज़ें पढ़ी, एक बेसिक आइडिया ही लिया है, इंट्रोडक्शन ही हुआ है हमारा, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा आपको। और इसी तरीके से हमें ये जितने भी सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पर उठाए हैं, उनको एक एक करते हुए हम डील करने वाले हैं। सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई होप कि आपको मज़ा आया होगा इस पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन में। और आने वाली वीडियोस भी कुछ इसी तरीके से इंटरेस्टिंग होने वाली है। हम नई नई चीज़ों को और ज़्यादा समझेंगे और अपने जो नॉलेज है उसको और ज़्यादा इन्हांस करेंगे, ठीक है? तो टिल देन ऐसे ही पढ़ते रहिए, मन लगा करके पढ़ते रहिए, खूब मेहनत करिए, जितना हो सकता है अपना हाईएस्ट देने की कोशिश करिए। और तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इसी यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स में।